गुड मॉर्निंग बच्चों वंस मोर। सब लोग मेरे से हो गए हैं परेशान, है ना सर? आज तो आपने इतना लिखवाया इतना लिखवाया इतना लिखवाया कि क्या बताएं कितना लिखवा दिया। बेटा लिखवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल मेरे से किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर गलती से आईटीसी अवेल कर ली तो क्या करेंगे। शायद संदीप जी ने पूछा था। तो मैंने सोचा कि गलती होने की गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। जितना मैंने पढ़ा है उतना तुमको पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो आ जाओ। इफ़ रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस फेल्स टू, रिसीवर बोले तो हिंदी में बताओ जरा, रिसीवर कौन होता है? जो बायर है, ठीक है? रिसिपिएंट वर्ड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रिसीवर और रिसिपिएंट में तुम कहोगे सर ये क्या, मैंगो एप्पल ऐसे वाले वर्ड्स लिखवाएंगे क्या? इफ रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ सर, कल रूल 37 और 37A हम लोग ने थोड़ा थोड़ा टच किया था। क्या किया था? छू लिया था। अब उसको डिटेल में मैंने लिखवा दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ रूल 37 में कि अगर मान लो रिसीवर, कल हम लोग के एग्जाम्पल में कौन था? एक तो श्वेता थी और दूसरा कौन था? आदर्श था, ठीक है? आदर्श क्या था? अरे एग्जाम्पल खोल लो। श्वेता सप्लायर थी और आदर्श क्या था? रिसिपिएंट था। तो अगर मान लो इफ रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज, आदर्श ने श्वेता को 180 दिन के अंदर क्या नहीं किया? पेमेंट नहीं किया। सच रिसीवर हैज टू proportionately reverse ITC credit availed by him after 180 days while furnishing GSTR 3B। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बायर ने यानी आदर्श ने कितने दिन तक पेमेंट नहीं किया, तब तक 180 डेज तक। मतलब आज मेरे को बिल मिला, मेरे 2B में दिखा, मैंने आईटीसी ले ली, ठीक है? आईटीसी ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने पेमेंट नहीं किया है, 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया, ठीक? तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि आईटीसी रिवर्स करे? बताओ जरा। आदर्श की, क्योंकि आदर्श बायर था हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से। और कहाँ पे रिवर्स करेगा? 3B में। However, if receiver makes payment after 180 days, तो री-अवेल क्या कर ले? आईटीसी। मतलब भाई जब पेमेंट कर दिया तो ले लो आईटीसी, कौन रोक रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े। सूरज समझ में आ रहा है? रूल नंबर 37A क्या कहता है? इफ रिसीवर अवेल्स आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 ऑफ सप्लायर, ठीक है? मतलब कि अगर श्वेता के GSTR 1 के बेसिस पे आदर्श ने क्या कर लिया? आईटीसी ले लिया, बट सप्लायर डज नॉट फाइल्स द इनवॉइस डिटेल्स इन 3B टिल 30th सितंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। एक तो जो आपका चल रहा है, ठीक है? आज जैसे अभी क्या चल रहा है? 26-27 अप्रैल 26 से लेके मार्च 27 तक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर की, मतलब 27-28 की। उसके 30 सितंबर तक, ठीक है, श्वेता को याद नहीं आया कि 3B में इस इनवॉइस का पेमेंट करना है, ठीक है? तो क्या होगा? तो आईटीसी आदर्श को रिवर्स करनी पड़ेगी। अब सर ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं।
एक हमारा एग्जाम्पल था जिसमें आदर्श क्या था, बायर था, और श्वेता क्या थी, सेलर थी। श्वेता ने क्या किया, गुड्स बेच दिए, ठीक। फिर उसने अपना GST-R1 फाइल किया। किसने किया है, श्वेता ने। यहाँ पे डिटेल डाली, फॉर एग्जाम्पल आदर्श का GST-IN डाला, इनवॉइस नंबर डाला, वैल्यू डाली, ठीक। फिर GST-R3B में इसने पेमेंट नहीं किया फॉर दिस इनवॉइस, ठीक है। अब सर ये कैसे हो सकता है, तुम लोग ने कभी सुना है कि 3B वर्सेस R1 में मिसमैच आ रहा है? क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। वो कब होता है, जब R1 की डिटेल और 3B की डिटेल मैच नहीं करती। तो इस केस में ऐसा हो सकता है। एक चीज़ इधर और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। इफ रिसीवर awaits ITC on the basis of GST-R1 but supplier does not files the invoice detail in 3B till 30th September of following financial year, then receiver needs to reverse the ITC available by 30th November of following financial year, ठीक। अब मैं क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो ये समझ लो कि जब तलक आजकल एक गाना चल रहा है, जब तलक आप R1 के बाद 3B फाइल नहीं करोगे तब तक आपको नेक्स्ट R1 फाइल करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पता है कि आज अगर तुमने R1 फाइल किया और 3B फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ का भी R1 फाइल नहीं कर पाओगे जब तक क्या नहीं फाइल हो जाए, 3B फाइल नहीं हो जाए, ठीक। तो एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि श्वेता ने 3B फाइल ही नहीं किया 30 सितंबर तक। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 तो फाइल किया, 3B भी फाइल कर दिया, पर पेमेंट नहीं किया एक इनवॉइस का, बाकी सब तो कर दिया, तब तो ये R1 फाइल हो जाएगा ना। 3B मतलब कैसा फाइल हो गया है, गलत फाइल हो गया है, गलत। समझ में आया? नहीं आया तो रोको मेरे को और आगे बताऊं फिर। सर ये 3B में क्या कोई इंडिविजुअल इनवॉइस का पेमेंट नहीं कर वो होता है क्या ऐसा? 3B में देखो तुम्हें पूरा डिटेल्स देनी होती है। कैसी डिटेल्स देनी होती है, पूरी डिटेल्स देनी होती है जो R1 की थी। पर मान लो कोई क्लरिकल एरर रही या तुमने इंटेंशनली 3B कम वैल्यू का फाइल कर दिया तो एक तो रेड वो दिखाने लगेगा फिगर्स। उसके बाद क्या होगा, फाइल हो जाएगा पर तुम्हें नोटिस आने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि रिसीवर ने इनवॉइस की डिटेल 3B में फर्निश नहीं करी है, ठीक है। अब तुम ऐसे मान लो कि श्वेता ने R1 फाइल किया पर 3B में आदर्श की डिटेल्स पे पेमेंट नहीं किया है, ठीक। उस केस में क्या होगा, कब तक श्वेता बच सकती है, 30 सितंबर तक, ठीक। श्वेता को कब तक कर देना है, 30 सितंबर तक। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिसीवर को टाइमलाइन दी कि भैया 30 सितंबर से लेके नवंबर तक में ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आप क्या करो, आईटीसी रिवर्स कर दो। क्या कर दो, आईटीसी रिवर्स कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत? द सप्लायर फर्निशेस 3B रिसिपिएंट कैन रीअवेल आईटीसी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, श्वेता को याद आ गया, मान लो नवंबर के बाद ही याद आया कि भैया इनका पेमेंट नहीं हुआ था 3B में, उसने अपना 3B करेक्ट कर लिया, मतलब पेमेंट कर दिया। तो अब रिसिपिएंट कौन था, आदर्श था, वो आईटीसी ले सकता है, ठीक। रूल 37A हो गया क्लियर? नहीं हुआ। रूल 37A में क्या कह रहा है कि रिसीवर ने GSTR1 में आपकी डिटेल फर्निश करी है पर 3B में पेमेंट नहीं किया है, बस इतना ही बोल रहा है। जब कर देगा तब आप आईटीसी रीअवेल कर लेना,
ठीक है, और नहीं किया है, कब तक नहीं किया है पेमेंट उसने, 30 सितंबर तक, तो आप नवंबर से पहले अपने में रिवर्स कर लो, वरना आपको भी मारेंगे। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन देगा कि रिवर्स करने के लिए। जब आप अपना 2B देखोगे तो उसमें दिखाएगा कि R1 फाइल्ड, 3B नॉट फाइल्ड। अच्छा, ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। एक्सेप्शन टू रूल नंबर 37। रूल 37 क्या कह रहा था, ऊपर और एक बार रिवाइज करते हैं, कि पेमेंट नहीं किया 180 डेज तक। यहाँ पेमेंट किसकी बात हो रही है, इनवॉइस की। 37A में किसकी बात हो रही है, 3B में पेमेंट की। ये डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है रूल 37 मतलब इनवॉइस में पेमेंट का, कि इन केसेस में, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, आप रूल 37 के हिसाब से नहीं देखोगे। पहला कह रहा है आरसीएम, मतलब क्या, इफ रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। सर रिसीवर मतलब कि आदर्श, अगर आदर्श पेमेंट नहीं कर रहा है तो आईटीसी अलाउड नहीं हो रही थी रूल 37 में। पर जब आदर्श अपना R1 फाइल करता है तो आरसीएम तो वो कैश में पे करता है ना, तो उसका क्रेडिट ले लेने देंगे भाई, क्योंकि वो आदर्श ने अपनी जेब से पैसा दिया है, सप्लायर ने थोड़ी वहाँ पे आईटीसी दी है हमें। यहाँ पे तो आरसीएम में क्या होता है, रिसिपिएंट ही पेमेंट करता है, तो रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है, इसलिए रूल 37 में आरसीएम को हटा दिया गया। अब ये याद कर लो अभी, क्योंकि शेड्यूल 1 नहीं पढ़ाया है। डीम्ड सप्लाई मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है गुड्स और सर्विस में जिसको हम मान लेते हैं कि वो गुड्स और सर्विस है, और उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं मिला है। ऐसे गुड्स और सर्विस कहाँ बता रहे हैं, शेड्यूल 1 में बता रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस हैं जिसके लिए पेमेंट नहीं मिला अंडर शेड्यूल 1, उन पे भी हम क्या कर सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। यानी पेमेंट ही नहीं मिला है, यहाँ बोल रहा हूँ ना, पेमेंट नहीं मिला है, अरे भैया पेमेंट नहीं ही मिलेगा, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन आपने दिया, तो उस पर आईटीसी ले सकते हैं। सप्लायर ने हमें गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, ठीक है, फ्री सैंपल में दे दिया। अब बताओ, हमें पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, पर उसने अपना GSTR1 फाइल किया होगा, उसने दिखाया होगा, तो हम आईटीसी ले सकेंगे ना, जबरदस्ती पेमेंट थोड़ी कर देंगे जब फ्री सैंपल दिया है उसने। थर्ड पार्टी मेक्स पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लिस्ट मेस्ड बाय रिसिपिएंट। सर ये क्या कह रहा है, मान लो कि सप्लायर के बिहाफ पे, ठीक है, रिसिपिएंट ने किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट कर दिया, सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट ने किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट कर दिया। अब जैसे सप्लायर कौन था, श्वेता, श्वेता ने आदर्श से बोला कि तुम पेमेंट मेरे को मत करो, तुम पेमेंट कर दो खुशी को। श्वेता से क्या बोला, खुशी को पेमेंट दे दो, किसने, आदर्श ने। तो भैया एक बार पेमेंट उसने जब खुशी को दे दिया है तो 37 कैंसिल हो जाएगा ना, हमें नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे भाई को दे दिया। ठीक, ये क्लियर एक्सेप्शन, इन 3 केसेस में रूल 37 नहीं अप्लाई होगा। रूल 38 रेड विथ सेक्शन 17(4), ये किसके लिए अप्लाई होता है, बैंकिंग कंपनीज के लिए, ठीक है, एनबीएफसीज के लिए और सच अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, एक इनके पास ऑप्शन क्या है कि जो तुम्हारा एलिजिबल आईटीसी है, जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं, वो ले लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी बैलेंस रिवर्स इन 3B, मतलब जितना तुम्हारे पास आईटीसी आ रहा है ना, उसका आधा रिवर्स कर दो। सर पर ये ऐसा गंदा सा रूल दिया क्यों है, कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ बेटा, है इसका लॉजिक। बैंक हमें जो सर्विस देता है, मान लो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया,
क्या कभी तुम्हें इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी देना पड़ा? बैंक ने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया, इस पे जीएसटी लगेगा? क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पे बताना जरा, सोच के सिर्फ लॉजिकली। क्रेडिट कार्ड चार्जेस पे जीएसटी लग जाता है, ठीक। अब ये सर्विस कैसी हो गई? एक तो हो गई मान लो नॉन जीएसटी वाली, और एक कौन सी हो गई? जीएसटी वाली। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कॉमन क्रेडिट। अब बैंक कह रहे भैया मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है, हम ये नहीं जोड़ते रह सकते हैं कि कितना कॉमन क्रेडिट हमारा टैक्सेबल का है और कितना कॉमन क्रेडिट हमारा नॉन टैक्सेबल का है। तो बैंकों के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया अंडर रूल 38 कि तुम दिमाग मत लगाओ, जितनी आईटीसी आ रही है उसका 50% तुम मान लो क्या है, इन एलिजिबल है। क्या है? इन एलिजिबल है। और इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया भैया? दिमाग लगा लो, प्रपोर्शनेट आईटीसी अवेल कर लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस पे जीएसटी लग रहा है आउटवर्ड सप्लाई पे, उसके रिलेटेड जो आईटीसी है वो अवेल करो, और जो नॉन जीएसटी वाला है वो रिवर्स कर लो। तो ज़्यादातर बैंकों को लगता है कि ये वाला ऑप्शन सिंपल है, जितना आईटीसी आ रहा है उसका 50% हम रिवर्स कर देते हैं। रूल 38 समझ में आया? सर आज की क्लास बहुत ही हैवी जा रही है बेटा, आज मैं हैवी नाश्ता करके आया हूँ इसलिए हैवी पढ़ा रहा हूँ। सर आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, थैंक यू बेटा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था 17.5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। मैंने बोला था गूगल करके आना। क्या करके आना? गूगल करके आना। भैया खाना खाओगे तो आईटीसी मत लेना। केटरिंग लगवा ली, मंगल का भंडारा के लिए केटरिंग लगवा ली और कहा आईटीसी लेंगे, मार पड़ेगी, नहीं मिलेगा। मेरी शक्ल बहुत खराब है, मेरे को ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा शैडो लगवानी है, थोड़ा आईलैशेस सही करवानी है, तो आईटीसी ले लूँ क्या? नहीं मिलेगी। सर मेरी हार्ट की दिक्कत है, हार्ट कहीं भी किसी पे भी आ जाता है, तो हेल्थ सर्विसेज जो है वो मेरे को लेनी है, क्या इस पे आईटीसी ले लूँ? नहीं, बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनमें जीएसटी लगता ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, सर्विस की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। कुछ हेल्थ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिस पे जीएसटी लग जाता है। अब इसका एक एग्जांपल दे दूं जिस पे जीएसटी लगता है। अगर आप क्या कराते हो, ये एग्जांपल दूं कि ना दूं तुम लोग? अगर आप एग्स स्टोर कराते हो सी क्रायोजेनिक चेम्बर्स में, तो इस पे जीएसटी लग जाता है। सर कौन से एग्स? जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, अगर आप स्टोर करा रहे हो क्रायोजेनिक चेम्बर्स में, तो इस पे जीएसटी लग जाता है। इस सर्विस पे हेल्थ सर्विस ही तो हुई, ठीक। सर मेरी शक्ल भी खराब है, अकल भी खराब है, मैं एक दिन गया अपनी उसके पास, उसने कहा जब तक तुम सर्जरी नहीं कराते हो तब तक लौट के मत आना, तो इस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा।
सर मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं गाड़ियाँ किराए पे लेता हूँ, मैं शिप किराए पे ले लेता हूँ, सर प्राइवेट जेट से जाते हैं हम, इस पे भी आईटीसी मत लेना, ठीक है। अब ऊपर मैंने पढ़ा दिया कि मत लो, नीचे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लीजिंग मतलब होता है एक अग्रीमेंट कि हम आपके गुड्स यूज कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज लाइक रेंटिंग। जैसे ये बिल्डिंग मैंने लीज पे ले ली 10 साल के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या, अवेलेबल इफ प्रोवाइडेड अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि जब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं लेके आओगे, और इसका पेमेंट किससे करवा रहा है, तुम्हारे एम्प्लॉयर से करवा रहा है, तो एम्प्लॉयर आईटीसी का क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर तुम्हारी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए पैसा दे रहा है, और गवर्नमेंट ने कहा था इसका चेहरा चेंज कराओ वरना आधार नहीं इशू करेंगे, तो आईटीसी एम्प्लॉयर ले लेगा। सर मेरा चेहरा इतना खराब था कि उसने 3 बार फोटो खींची, सिर्फ ब्लैक आया, तो गवर्नमेंट ने कहा जाओ इसके एम्प्लॉयर को बोलो कि प्लास्टिक सर्जरी कराए, आईटीसी दे देंगे हम, ठीक, वैसा वाला केस हो गया। यूज्ड फॉर सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग कंपोजिट मिक्स्ड। सर ये क्या लिखा है, मैंने फूड एंड बेवरेजेस खाने के लिए नहीं लिए थे, बेचने के लिए लिए थे। मैंने केटरिंग सर्विस पहले हायर क्यों करी, क्योंकि मैं किसी और को देता हूँ। मान लो मैं केटरर हूँ, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आ गया है, मैंने दूसरा केटरर है आर्यन, उससे कहा कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे कहीं पे केटरिंग कराओ, तो आर्यन मेरे को बिल काटेगा, और मैं किसको काटूंगा, कस्टमर को। तो आर्यन से जो केटरिंग सर्विस मेरे को मिल रही है उस पर आईटीसी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आगे वो दे रहा हूँ, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे किस पे, मोटर व्हीकल पे। क्या मैंने यहाँ पे एयरक्राफ्ट लिखा है, तो तुम लोग एयरक्राफ्ट की बातें मत करना। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब अगर आप लोगों को धो के लेके जाते हो, किसमें, अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में 13 लोग बैठ सकते हैं। सर ये कौन सी गाड़ी है, अरे एक आती है ना बड़ी वाली, उसको बस बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या आता है, फोर्स वाली आती है, ट्रैवलर, ठीक, इंक्लूडिंग ड्राइवर है। सूरज अपने आप को भूलना मत। तो आईटीसी नॉट अलाउड है, ठीक है। अगर तुम मोटर व्हीकल खरीदी तुमने, और तुम क्या करते हो, 13 लोगों को ही बैठाते हो ड्राइवर को मिला के, तो उस मोटर व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिलेगी। कब मिल जाएगी, जब तुम वो व्हीकल फर्दर सप्लाई करो, यानी बेच दो। क्या करो, बेच दो किसी और को, ये तुम्हारा बिजनेस है। या तुम उससे क्या करते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो। सर मैंने एक 13 सीटर गाड़ी खरीदी थी और मैं अपने ऑफिस में यूज़ करता था, और 13 लोगों को बैठा के लेके जाता था, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। तुम ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो तो मिल जाएगी। अगर मैं उस 13 सीटर से ड्राइवरों को गाड़ी सिखाता हूँ, ठीक है, तो भी आईटीसी मिल जाएगी। सर गाड़ी 13 से ज़्यादा लोगों को बैठा सकती है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अब भैया बस कोई इसलिए थोड़ी ना खरीदेगा कि हम क्या कहते हैं घर में चलाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पे आईटीसी आपकी अलाउड है, ठीक है। आईटीसी ऑन नोटिफाइड सर्विसेज लाइक जर्नल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मोटर व्हीकल, गाड़ी से रिलेटेड अगर ये आपको कोई सर्विस है, तो इस पे रूल क्या होगा कि अगर मोटर व्हीकल पे आईटीसी मिला था तो अलाउ हो जाएगा, और अगर उस पे नहीं मिला था तो नहीं अलाउ होगा, ठीक है।
ठीक है। लेकिन इस सेकंड वाले पॉइंट का एक एक्सेप्शन है। सर मेरा काम ही है जनरल इंश्योरेंस बेचना, ठीक है, मेरा काम है जनरल इंश्योरेंस बेचना। तो इवन इफ अगर मोटर व्हीकल पे अलाउड नहीं था, मोटर व्हीकल पे अलाउड नहीं था, तो भी मुझे अलाउ हो जाएगा आईटीसी। सर इस केस में क्या होगा, मैंने पहले जनरल इंश्योरेंस का अग्रीमेंट किया किसी और कंपनी से और फिर किसी और को दे दिया, तो मैंने जो अग्रीमेंट किया था उस पर जो आईटीसी मिलेगी वो मेरे को अलाउ हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, सर मेरा काम क्या है, यहाँ पे देखो शिप भी आ गई और एयरक्राफ्ट भी आ गया। मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। और मैंने कहीं से मोटर व्हीकल मंगा लिया अपने पास जिस पे आईटीसी नहीं अवेलेबल था, तो उससे रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सबका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैं मोटर व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। और कह रहा हूँ कि मोटर व्हीकल जो है उस पर अगर आईटीसी मिला तो सर्विसेज पे भी ले लो, उस पर आईटीसी नहीं मिला तो सर्विसेज पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस अगर कोई है उसको मिल जाएगा अगर मोटर व्हीकल पे नहीं मिला था, इन सर्विसेज का आईटीसी। सप्लायर जनरल इंश्योरेंस को सर्विस का आईटीसी मिल जाएगा, ठीक। मैन्युफैक्चरर को भी मिल जाएगा। आदर्श मैम बुला रही। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। बताओ। ऊपर से अलाउड समझे नहीं, मतलब किस मोटर व्हीकल की बात हो रही कोई भी मोटर व्हीकल, है? जैसे मान लीजिए कि हमने फोर व्हीलर लिया, उसमें तुमने आईटीसी देखो का देखो इसका एग्जाम्पल ही बनवा देते ना, रुको। अच्छा। ये वाला कंफ्यूज कर रहा है ना थोड़ा सा, जनरल इंश्योरेंस वाला। मैं हूं सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस, इधर देखो आशिता, या मैं हूं मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। मेरे पास थी एक टाटा नैनो, क्या थी, टाटा नैनो। अब टाटा के सर्विस सेंटर से मैंने इसमें क्या करा लिया, रिपेयर करा लिया, ठीक है। और नैनो पे तो आईटीसी मिलेगा नहीं, 13 सीटर थी नहीं, ठीक है, आईटीसी तो अलाउड था नहीं। मैं लेकिन क्या हूँ, सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस हूँ या फिर क्या हूँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हूँ। तो अगर मैं रिपेयर करा रहा हूँ तो आईटीसी मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। हो गया संदीप, क्लियर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, कैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, क्या नहीं है, प्लांट और मशीनरी नहीं है, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, जो बिल्डिंग आपकी प्लांट एंड मशीनरी के काम नहीं आती है उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कब मिल जाएगा, जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो, यानी गवर्नमेंट कहे कि ले लो, ठीक है, तो मिलेगा। गुड्स और सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सर मैंने सीमेंट मंगवाई, मैंने मोरंग मंगवाई, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया बिल्डिंग बनवाने के लिए, ठीक है, और वो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो क्या मुझे
उसका आईटीसी मिलेगा अगर मैं बिजनेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुमने बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया, कैपिटलाइज पता है क्या होता है, कैपिटल गुड मान लिया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग भी हो सकती है, लैंड भी हो सकता है, जो मूव ना करे सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर तुमने कैपिटलाइज कर लिया उसको अपनी बुक्स में तो आईटीसी नहीं मिलेगी, नो आईटीसी। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है, तुम जो बनवा रहे हो, तुमने वर्कर्स को बुलवाया और उनसे एक प्लांट एंड मशीनरी बनवा लिया जिससे तुम प्रोडक्शन करोगे, तो उस पर आईटीसी मिल जाएगी। भाई प्लांट भी तुम उठा के ले थोड़ी जाओगे। मान लो मेरा वाटर प्लांट है, मैंने मशीनरी वहाँ पे लगवाई, पूरा कंस्ट्रक्शन करवा के उसका फिटिंग सब लगवाई, तो क्या इस पर आईटीसी मिलेगा? मिल जाएगा। पर अगर मैं सिर्फ बिल्डिंग बनवाता तो उस पर नहीं मिलता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये गलत लिख दिया शायद मैंने, इस पे अलाउड होता है। एक सेकंड, ये वाला अलाउड है। ये वाला क्या है? अलाउड है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। अगर जैसे ये वाला रूम था, ये कंस्ट्रक्ट हो गया है, एक दिन आदर्श को बहुत गुस्सा आया और उसने दीवार तोड़ दी, अब मेरे को ठीक करानी पड़ेगी ना, तो मैं सीमेंट खरीदूंगा, मोरंग खरीदूंगा, वर्कर्स को बुलवाऊंगा, और वो जब आएंगे तो मेरे से पैसा लेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे मान लो, तो उस पर आईटीसी रिपेयर कराने पे मिल जाएगी, ठीक है। अब एक मैंने बताया था कंपोजिशन वाले लोग होते हैं जो कहते हैं भैया कुछ परसेंटेज ले लो पर हमको पूरा जीएसटी फाइल नहीं करना है। वो सिर्फ दो चीज़ें करते हैं, CMP 08 में टैक्स अप्लाई करते हैं हर मंथ और एक रिटर्न साल में भरते हैं GSTR 4। तो ऐसे लोगों को टैक्स इनवॉइस इशू करना ही नहीं अलाउड है। ये लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। भैया जब तुम जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकते हो तो हम तुमसे आईटीसी कैसे ले लें, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर तुम किसी ऐसे इंसान से कोई सर्विस ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो जो इंडिया का नहीं है, ठीक है, इंडिया का नहीं है, क्रिस गेल है, क्या है, क्रिस गेल है, तो उससे आईटीसी जो आपको उस पर जो जीएसटी पे किया आईटीसी नहीं मिलेगी। पर अगर आप उससे इंपोर्ट कर रहे हो, मैंने कस्टम्स का थोड़ा रेफरेंस दिया था तो बताया था ना, जब आप इंपोर्ट करते हो ना तो आईजीएसटी भी लगा देते हैं, उसका मिल जाएगा। पर अगर क्रिस गेल सर्विस दे रहा है इंडिया में आके तो इंपोर्ट तो होगा नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुई ना, फिर वो इंडिया में आके ही दे रहा है तुम्हें कोई सर्विस। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मान लो कोई सॉफ्टवेयर वाला है, ठीक है, वो अमेरिका में बैठा है, उसने तुम्हें सर्विस दे दी, अरे कौन है भाई, हेलो हेलो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, क्रिस गेल है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर वाला है जो बाहर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, भैया ये फ़ोन दे के आओ, कोई आयुष मिश्रा का है, खुशी इधर से, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैम को बाहर पकड़ा दो, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। अभी किसी को कोई डाउट आया है? इतना जितना भी पढ़ाया उसमें अभी आएंगे डाउट, आज की वीडियो घर जाके देख लेना तमीज से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं। रिसीवर कैन नॉट, अबे यार फिर से पढ़ाना पड़ेगा, बैठो।
अगर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट और सर्विस कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो अमेरिका में बैठा है, मान लो डोनाल्ड ट्रम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो अमेरिका में बैठा है, जब वो हमें सर्विस देगा तो हमने बताया था ना आरसीएम में इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका क्रेडिट ले लो। कोई बाहर बैठा हुआ है, उसने हमें कोई सामान इंडिया के बाहर से भेजा, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आईजीएसटी लग जाता है कस्टम्स का। जब मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था तो बताया था, याद आ रहा है कि जितना कस्टम ड्यूटी लगती है उस पर हम आईजीएसटी भी लगा देते हैं ताकि हमारे जो घर के लोग हैं उनको बराबर कंपटीशन करने का मौका मिले, क्योंकि हम पे जीएसटी लग रहा है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर नहीं लगेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया या सर्विस इंपोर्ट करी तब तो आप आईटीसी का क्रेडिट ले लो, पर अगर गुड्स और सर्विस किसी ऐसे इंसान ने दी है जो एनआरटीपी है पर वो इंपोर्ट नहीं माना जा रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। गुड्स सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, चाय और बिस्किट बेचोगे तो आईटीसी मिल जाएगा, चाय और बिस्किट खुद खा गए तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सर मेरा जो सामान था ना, जो हमने स्टॉक मंगाया था, खो गया, चोरी हो गया, स्क्रैप हो गया था तो हमने राइट ऑफ कर दिया, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, हमने आदर्श को फ्री सैंपल में दे दिया। अच्छा, फ्री सैंपल के आगे मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट ये वाला फ्री सैंपल, ठीक है। इस फ्री सैंपल के अलावा अगर हमने फ्री सैंपल में दिया है तो क्या हो जाएगा, उस पर आईटीसी नॉट अलाउड, ठीक। लेकिन अगर फ्री सैंपल ये वाला है तो इस पर आईटीसी अलाउड। सर सेक्शन 7(1)(c बता दीजिए ना, अभी नहीं बताएंगे, जब सप्लाई पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। अभी ये बस याद कर लो कि सेक्शन 7(1)(c वाला होगा तो उस पर आईटीसी अलाउ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई ना होते हुए भी इसको सप्लाई मान लिया जाता है। एनी टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129, 130, ये सब सर्च कॉन्फिस्केशन वाले सेक्शंस हैं। मतलब अगर तुमने कोई गड़बड़ करी है, डिपार्टमेंट तुम्हारे पास आ गया और उसने कहा अब तुम 2 गुना लगान पे करोगे, मतलब पेनाल्टी भी पे करोगे और टैक्स भी पे करोगे, तो क्या तुम टैक्स की आईटीसी ले सकते हो? टैक्स पे आईटीसी नहीं मिलेगी। अब देखो मैंने क्या बताया अभी तक कि कहाँ आईटीसी नहीं मिलेगी। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 17, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट या ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड। अब तुम्हें जो जो आईटीसी मिला था किस पे, इनपुट पे। सेक्शन 17(1) क्या कहता है कि अगर इनपुट है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल्स या जो सर्विसेज तुम रिसीव कर रहे हो उन पे, और वो तुम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। नॉन बिजनेस पर्पस है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर 17(2) बात करता है ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए। ये याद है एक्सपोर्ट की बात करी थी हम लोगों ने, ज़ीरो रेटेड की, कि एक्सपोर्ट पे ज़ीरो रेट लगता है, याद आ रहा है 6A, ठीक। तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा। अगर तुमने एक्सपोर्ट करते समय उस पर टैक्स पे किया है तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। क्वेश्चन था इस पे टेस्ट वाला, याद आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। एग्जेम्प्ट, अगर कोई चीज़ जिस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस ली, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, मतलब जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, अगर तुमने डेप्रिसिएशन ले लिया किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में भी जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो बताते हैं कौन से प्लांट पे, फर्नीचर पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब आप कोई सामान यूज़ करते रहते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट रेट्स देता है
कि किसी चीज़ पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, किसी पे 15% लगेगा, ठीक है। तो अगर तुमने डेप्रिसिएशन लगाया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट किसी कैपिटल गुड्स पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, तो आईटीसी नहीं मिलेगी, नहीं लगाया है तो मिल जाएगी। अब इसके बाद मैंने कहा कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी। अब आईटीसी तभी मिलेगी जब ये सारी चीज़ें ऊपर जो पढ़ा उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, मतलब रसीद होनी चाहिए। सप्लायर को उस रसीद के अगेंस्ट R1 फाइल करना मैंडेटरी है। गुड्स और सर्विस रिसीव्ड होनी चाहिए। सर ये क्या मतलब हुआ? बहुत बार क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा, लोग फेक इनवॉइसेस से जीएसटी की आईटीसी ले लेते हैं। मतलब एक्चुअल में ना हमने गुड्स खरीदे हैं ना हमने सर्विस ली है, बस सूरज से कहा कि एक बिल बना दो मेरे नाम पे, तो इस केस में आईटीसी लेना मना है, ठीक है। क्रेडिट नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अब एक चीज़ और देखनी है कि इन एलिजिबल आईटीसी नहीं होनी चाहिए। 2B में एक कॉलम आता है इन एलिजिबल आईटीसी का, अगर उसमें दिख रहा है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, अगर तुमने कोई टैक्स पे, अगर तुमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है तभी तुम आईटीसी लेने के लायक हो। सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया, 3B नहीं किया, तो टैक्स पेमेंट हुआ क्या गवर्नमेंट को? नहीं हुआ, तो आईटीसी तुम नहीं ले पाओगे। और रिसिपिएंट यानी हम लोग जिसने सामान खरीदा, अगर वो अपना 3B ही नहीं फाइल करेगा तो आईटीसी क्लेम कैसे होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। सर बिल आज आ गया है, मैंने इस महीने आईटीसी नहीं लिया, कब तक ले सकता हूँ? अगले साल 30 नवंबर तक ले सकते हो, या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले ले लेना। कई बार क्या होगा ना, जैसे मान लो 2B में बिल नहीं आया, अगले महीने तुम्हारा आ गया, पर तुम जब 2B फाइल कर रहे थे तो तुमने 3 ऑप्शन होते हैं आईएमएस में, एक्सेप्ट, ठीक है, रिजेक्ट, पेंडिंग। तुमने उसको पेंडिंग में डाल दिया, पेंडिंग में पड़ा रहा वो बिल, पर तुमने ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। तो कब तक तुम ऐसा कर सकते हो? 30 नवंबर तक कर सकते हो। और वैसे प्रैक्टिकली देखें तो 1 महीने बाद उसको आपको या तो एक्सेप्ट करना होता है या तो रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा टफ लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ आईटीसी तुम एक बिल के अगेंस्ट कब तक ले सकते हो? बिल तुम्हारा इस महीने आ गया तो तुम अगले साल के नवंबर तक ले सकते हो, या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले ले सकते हो, बस इतना ही है। इन फॉलोइंग केसेस आईटीसी अवेलेबल ओनली इफ प्रोवाइडेड अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आईटीसी सिर्फ तब मिलेगी जब तुम्हारे एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट ने बोला कि ये सर्विस दो। तो एम्प्लॉयर ने मान लो क्लब की सर्विस ली तुम्हारे लिए, हेल्थ और फिटनेस की सर्विस ली, ठीक है, मेंबरशिप फीस पे कर दी, ट्रैवल बेनिफिट दिया एम्प्लॉयज़ को वैकेशन पे जाने के लिए, और ये गवर्नमेंट ने कहा था ऐसी सर्विसेज तुम अपने एम्प्लॉय को दो, तो एम्प्लॉयर को आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे आईटीसी किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय को और मत दिला देना आईटीसी, ठीक है। इतना मैंने पढ़ा दिया है। अब इसके अलावा एक चीज़ बस और बता रहा हूँ आज, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। आईटीसी अवेल करना और आईटीसी यूटिलाइज करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब 3B में टेबल बताओ अब जरा कौन सा? एलिजिबल आईटीसी अंडर टेबल 4A, इसमें ऑल अदर आईटीसी में कॉलम नंबर 5 में तुम आईटीसी डालते हो तो क्या हो गया? ये अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हो गया। क्या हो गया? अवेलमेंट। और जब तुम उस आईटीसी को यूज़ करके पेमेंट कर देते हो तो इसको क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन, ठीक है। सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
आओ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आएगा अभी। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ताज़ा ताज़ा। ये थे संदीप जी। कौन थे? संदीप जी। इन्होंने क्या किया? आर्यन को गुड्स बेचे। क्या बेचे? गुड्स बेचे। कितने के गुड्स थे सर? 10,000 रुपये के थे, और इस पर 18% GST लगता था। ठीक है। फिर संदीप जी ने क्या किया? अपना GSTR 1 और 3B क्या कर दिया? फाइल कर दिया। तो अब आर्यन के 2B में पहले तो क्या दिखेगा? संदीप जी, और कितना दिखेगा? 1800 रुपये का ITC दिख जाएगा। इतना तो समझ में आता है ना? अब आर्यन की लाइबिलिटी मंथ में कितनी थी? मान लो थी 5,000 रुपये। मतलब इतना उसने सेल करा होगा, तो उस पर GST उसने कितना रिसीव किया कस्टमर से? 5,000 रुपये। तो ये उसको गवर्नमेंट को देना था। और उसके ECL में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा था। ठीक है। अब देखो आगे, आर्यन ने क्या किया? पहले तो R1 फाइल किया, उसमें GST कितना आ रहा था? उसकी लाइबिलिटी 5,000। फिर अब आर्यन क्या करेगा? 3B फाइल करेगा, उसमें GST की पेमेंट लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 5,000। अब बताओ ECL में कितना पड़ा हुआ है? 1 मिनट। ECL में कितना पड़ा हुआ है? और 2B से कितना मिल गया इस महीने? हमने इसका पेमेंट ECL से कर दिया, और ये क्या हो गया? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब भैया ये देखो, यही हुआ होगा ना, जब पेमेंट कर देगा तो ECL का बैलेंस कितना बचेगा? 10,000 था, 1,800 मिल गया, 5,000 रुपये कम हो गया, कितना बचा बताओ? 6,800 रुपये। तो यहाँ पे जब ये 3B फाइल करेगा, तो एक तो ITC अवेल भी करेगा ना, कितने की? 1,800 की। पर क्या उसने यहाँ पे यूटिलाइज करी वो 1,800? नहीं करी, क्योंकि उसके पास पहले से ECL में क्या पड़ा हुआ था? बैलेंस पड़ा हुआ था। तो सर, इंटरेस्ट या पेनाल्टी या लेट फीस जो लगती है वो कब लगती है? मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ITC में घपला करोगे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 24% लग जाएगा। वो कब लगेगा? अवेलमेंट पे लगेगा या यूटिलाइजेशन पे लगेगा? बताओ सूरज, किस दिन लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से लॉजिकली? सर हमने अवेल कर ली थी पर यूटिलाइज नहीं करी। मेरे पास जैसे कोई कहे कि मैंने चोरी कर ली, पर हम कहें कि सर पैसा तुम्हें जेब में मैंने खर्चा नहीं किया, ये लो वापस ले लो। ठीक है। तो अवेलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंटरेस्ट कब लगता है? यूटिलाइज जब करते हैं। ठीक है। किसको नहीं आ रहा? देखो देखो, इसको फिर से बताते हैं। बस 2 मिनट दे दो, ये वाला खत्म कर ले, फिर खत्म है आज की क्लास। इजी करवाते हैं, इजी करवाते हैं तुम्हारे। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, पर तुम लोग को समझा देता हूँ। अरे चल रहा है भाई, ये देखो।